बच्चों, आज हम 10वीं के हिंदी में देखते हैं पाठ 3.1 में माटी वाली। विद्यासागर नौटियाल द्वारा लिखित यह माटी वाली। इसमें हम देखते हैं विद्यासागर नौटियाल का जन्म परिचय थोड़ा सा। जाने माने साहित्यकार विद्यासागर नौटियाल का जन्म 20 सितंबर 1933 में टिहरी के मालीदेवल गांव में हुआ था। 13 साल की उम्र में शहीद नागेंद्र सकलानी से प्रभावित होकर सामंतवाद विरोधी प्रजा मंडल से जुड़ गए। रियासत ने उन्हें टिहरी के आजाद होने तक जेल में रखा। वे वन आंदोलन, चिपको आंदोलन के साथ पहली कविता भैंस का कटिया 1950-54 में इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली साहित्य पत्रिका कल्पना में प्रकाशित हुई। उन्होंने उपन्यासों, कहानियों के साथ मोहन गाता जाएगा जैसा आत्मकथा भी लिखा। अब तक उनके 6 उपन्यास और 3 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। यमुना के बागी बेटे शीर्षक से आया उनका उपन्यास एक नए विषय के साथ गंभीर प्रयोग है। विद्यासागर नौटियाल जो उस समय जो हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उस समय का इनका जन्म है, तो ये भी 13 साल की उम्र में जो है शहीद नागेंद्र सकलानी से प्रभावित होकर एक सामंतवाद जो विरोधी है उनके साथ जुड़ गए और कुछ आजादी की लड़ाई में भी भाग दिए होंगे। तो टिहरी के आजाद होते तक उसको जेल में रखे थे। तो क्रांतिकारी कविता और उनके जो लेख हैं उनके आधार पर और मानवीय संवेदना, विस्थापन की समस्या, इन सारे विषयों को लेकर ये जो माटी वाली जो कहानी लिखी गई है। माटी वाली में मेन समस्या एक गरीब महिला, गरीब जो जन होते हैं उनके विस्थापन, जब कहीं से हम विस्थापित करते हैं तो विस्थापित की समस्या कितना भयानक होता है, इस समस्या को इसमें रखा गया है। इसमें टिहरी स्थान है जहाँ पर एक बूढ़ी औरत जो होती है वहाँ माटा खान, टिहरी से माटा खान के जो पहाड़ है वहां से जो पीली मिट्टी लाती थी और गांव में सब घर पहुंचाती थी। और वो पीली मिट्टी अपने एक कंटर में भर कर लाती थी। टीने का कंटर होता था, उसके ऊपरी भाग को वो निकाल देती थी और वो ताकि कंटर से मिट्टी खाली करने और भरने में आसानी हो, तो एक पुराने कपड़े का गोल डिल्ले जैसे वो उसमें उस टिल्ले को रखने के लिए बनाती थी। उसके ऊपर वो जो कंटर है उसको रखती थी अपने सिर में और माटा खान के जो खदान है वहां से मिट्टी भरकर वो लाती थी और गांव में जो औरतें उस मिट्टी को मंगाती थी उनके घर में वो ले जाकर देती थी। उसके बगैर जो उस टिहरी शहर के प्रत्येक घर में उसके बगैर चूल्हा नहीं जलता था, क्योंकि चूल्हे की लिपाई पोताई के लिए पीली मिट्टी की आवश्यकता होती थी और उसके लिए प्रत्येक घर में कभी न कभी उसका बुलावा आता था और वो एक ही औरत थी जो पीली मिट्टी को घर घर पहुंचाती थी, लाती थी। उसके अलावा कोई दूसरा नहीं था। तो प्रत्येक घर में वो जाती थी और पीली मिट्टी को देती थी। तो वही जब वो एक घर में गई तो वो औरत अंदर में थी, तो वो खटखटाई और वहां पर पीली मिट्टी उसके आंगन में उड़ेल दी। वो औरत आती है और उसको फिर बैठाती है तो कहती है कि अच्छे समय में आई है, चाय पीने का समय हुआ है और चाय पीने के समय में आई है, तुम्हारा किस्मत अच्छा है। तो वो जो माटी वाली होती है बुढ़िया, वो कहती है अच्छे समय वो होता है जब मैं खाने के समय आती, चाय के समय में आई हूँ तो उतना किस्मत मेरा अच्छा नहीं है। अगर मैं खाने के समय में आती तो मेरा किस्मत अच्छा होता। ऐसे बोलती है और वो जो मालकिन है वो अंदर चली जाती है, वहां से आती है, 2 रोटी बुढ़िया को देती है और चाय लाने के लिए फिर अंदर चली जाती है। वो बुढ़िया होती है तो वो 2 रोटी में से जल्दी से वो सबके नजरों से बचते हुए इधर उधर देखती है और इधर उधर वो देखकर एक रोटी चुपके से अपने वो पुराने जो कपड़ा रखा था उसको निकालती है, चादर जैसा कपड़ा था, उसको खोलकर उस रोटी को उसमें
बांध देती है और अपने मुंह को ऐसे करती है जैसे वो रोटी चबा रही है। दूसरे देखे तो जाने की ये रोटी खा रही है। और उसके बाद वो रोटी वो रख देती है और मालकिन जब आती है पीतल के गिलास में चाय लेके जब आती है तो वो चाय के साथ एक रोटी को खाती है और उससे पूछती है कि अब तो सबके घर में आप देखोगे तो स्टील, चीनी और कांच का ही बर्तन दिखता है। आपके घर में जो पीतल तांबे का बचा के रखे हो, इतना जो कीमती है उसको अभी तक सहेज के रखे हो, इसका कारण क्या है? तो वो कहती है कि ये जो पीतल तांबे का जो बर्तन है, पता नहीं मेरे पूर्वज जो है न जाने कितने मुश्किल से अपने पेट काट काट के अपने खाने का कुछ चीजें अपन वो ना खा के उसको सहेज के पैसा इकट्ठा करके ये बर्तन जो लिए हैं उसको मैं अब कम कीमत पर कौड़ियों के मोल इसको नहीं बेचूंगी, क्योंकि ये मेरे पूर्वज की निशानी है जो न जाने मेरे लिए कैसे मुश्किलों से बचा के रखे होंगे, तो इसको मैं नहीं बेचूंगी। तो यहाँ पर हो जाता है पूर्वजों का सम्मान करना, उनकी भावनाओं की इज्जत करना और पूर्वज जो सहेज के रखे हैं उनकी जो तकलीफ है उनको जानना समझना, ये दर्शाता है। उसके बाद वहीं से बुलावा आता है उस बुढ़िया को कि मम्मी ने बुलावा भेजा है। वो लड़की बुला के चली जाती है, फिर वहां से वो चाय पी के उठती है, एक रोटी को छुपा के रखे रहती है, उसको लेके जाती है उसके घर। और उसके घर भी कहते हैं कि कल तुम सुबह जल्दी से मेरे घर भी एक जो कंटर मिट्टी दे जाना, और वहां से भी उसको 2 रोटी मिल जाता है। फिर अब वो जिस जगह में रहती है वो जगह उसका नहीं है, वो घर उसका नहीं है, किसी ठाकुर की जगह है, वहां पर वो झोपड़ी बनाकर रहती है। और जिस गांव में वो देने जाती है उस गांव से उसका जो घर है वो कितना भी तेज चलो तब भी 1 घंटा उसको लगता है वहां जाने में। तो अब वो जाने के लिए तैयार होती है, तो दिन भर में वो कितना कमाती होगी पता नहीं, और जितना उसको पैसा मिल गया, अब सुबह से वो निकलती है और मिट्टी लाती है माटा खान से, और मिट्टी गांव में देकर फिर वहां से अपने घर जाती है। तो घर में उसके जो पति हैं बूढ़े हो गए हैं, वो चल फिर नहीं सकते, पलंग में ही लेटे रहते हैं और दिन भर बिना खाए लेटे रहते हैं और अपनी पत्नी को देखते रहते हैं कि कब आए तो मुझे खाना बनाकर वो दे। अब एक रोटी तो उसको पहले से मिल गया था, अब दूसरा रोटी वो दूसरी महिला ने उसको बुला के दी है, उसको वो रख लेती है और फिर जाती है। रास्ते में जाते जाते वो सोचने लगती है कि अब मुझे 3 रोटी मिल गया है, एक तो मैं खा ली हूँ, थोड़ा बहुत अन्न मेरे शरीर में चला गया है, तो 2 रोटी बचा है, उसमें से एक मैं अपने बूढ़े को दे दूंगी और एक नहीं तो 1.5, क्योंकि अब वो 1 रोटी से ज्यादा वो नहीं पचा पाते, 1 से ज्यादा खाएंगे तो 1.5 खा लेंगे, उससे ज्यादा वो नहीं पचा पाते। तो इतना रोटी मैं उनको दे दूंगी और फिर बचा वाला मैं खा लूंगी, क्योंकि पहले से मैं 1 रोटी खा चुकी हूँ। अब जाते ही जैसे ही जाऊंगी वो खुश हो जाएंगे और मेरे तरफ देखेंगे, क्योंकि जैसे ही बुढ़िया जाती थी वह मुस्कुराते हुए कातर नजरों से उसकी तरफ देखता था और खुश हो जाता था कि कुछ न कुछ खाने को लाई होगी या खाने को मुझे मिलेगा। तो वो सोचते सोचते जाती है कि आज मैं उसको जाते ही रोटी, पहले तो सोचती है कि जाते ही मैं उसको रोटी दे दूंगी, खुश हो जाएगा। फिर सोचती है कि आज मैं थोड़ा सा पैसा मेरे पास है तो प्याज ले लूंगी, प्याज को कूटूंगी और कूट के उसको तल के प्याज के साथ में उसको रोटी दे दूंगी, बहुत खुश हो जाएगा आज। तो सोचते सोचते जाती है और घर में जैसे ही जाती है बूढ़ा जो है उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखता, जैसे का तैसे वो लेटा रहता है। तो उसको आश्चर्य होता है कि जैसे ही मेरे पैर की आवाज सुनता है वो वैसे ही मेरे तरफ मुड़ के देखता है, कातर नजरों से देखता है, खुश हो जाता है। तो वो आज कैसे नहीं देख रहा है, जाके वो छूती है, देखती है तो उसका पति जो है उसका स्वर्गवास हो चुका रहता है।
रोती है, विलाप करती है, क्योंकि उसका दूसरा कोई नहीं है। वही बस था। उसके बाद उसको एक ऑर्डर आता है या उसको ये सुनाई देता है कि टिहरी जो बांध है अब वो वहां पर जो नीचे जो गांव है वो उसको वहां से हटा रहे हैं, क्योंकि बांध बन रहा है उसके कारण इसको अब हटा रहे हैं। तो इसको दूसरे जगह विस्थापित करेंगे। इतने जो गांव की जो जमीन है, जिन जिन लोगों का जमीन है, घर है, उसको दूसरी जगह देंगे, दूसरी जगह उसको स्थापित करेंगे। तो बुढ़िया सोचने लग जाती है कि मेरा तो कोई नहीं है, ना मेरा जमीन है ना कुछ नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊंगी, कैसे रहूंगी। जो जमीन है वो भी ठाकुर का है। तो वो सोचने लग जाती है। तो वहां पर जो साहब होते हैं, प्रबंधक होते हैं, वो आके पूछते हैं कि आपका घर कहाँ पर है। तो बताती है कि जहाँ रहती हूँ वो मेरा नहीं है। और काम कहाँ करती हो, तो माटा खान में बोलती है। तो बोलते हैं कि माटा खान में आपका जमीन कहाँ है। तो वो बोलती है मैं वहाँ की खदान से मिट्टी लाकर बेचती हूँ, मेरा जमीन नहीं है। तो आपका नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगा आपको जमीन। तो कहते हैं मेरे रोजी रोटी का तो साधन था, तो रोजी रोटी के बदले में कुछ नहीं मिल रहा है, आपको यहाँ से हटना पड़ेगा। तो पानी भर जाने के कारण गांव के बांध के निचले हिस्से में था वो गांव। तो पानी पूरा भर जाने के कारण सब फिर वहां से अफरा तफरी होते हुए छोड़ने लगे थे गांव। सब जा रहे थे क्योंकि गांव में पानी भरते जा रहा था। तो सब जो है दूसरे जगह जाने लगे थे अपने घरों को छोड़कर। परंतु जो माटी वाली बुढ़िया थी वो अपने ही घर के दरवाजे में बैठी सबको देख रही है, मनन कर रही है कि सबका घर है, पैसा है, जमीन है, सब दूसरे जगह जा रहे हैं, मेरा तो कुछ नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊं। जिसका कुछ नहीं, कोई नहीं होता, उसका शमशान भी साथ छोड़ देता है। एक जो गरीब इंसान होते हैं उसका शमशान भी लुट जाता है। ऐसा करते करते वह बुढ़िया सोचते सोचते उसी जगह में बैठी हुई है। तो विस्थापन की जो समस्या होती है गरीबों पर भारी पड़ती है, क्योंकि वो अपने जगह को, अपने व्यवसाय को, अपने जो रोजी रोटी है उसको छोड़कर जाते हैं और वहां पर जमना, रोजी रोटी मिलना, इसकी कोई संभावनाएं नहीं होती है। तो ये समस्या गरीबों, लाचारों में अधिक होती है। तो जो विद्यासागर नौटियाल है वो विस्थापन की समस्या, गरीबी की समस्या को यहाँ पर दर्शाया गया है। आगे का वीडियो हम दूसरे पार्ट के माध्यम से बताएंगे।